हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपके साथ डॉक्टर शालिनी हूँ और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस जो महिलाओं की सुरक्षा और वर्क प्लेस पर उनकी सेफ्टी की बात करता है, उनके राइट्स की बात करता है, जिसका नाम है विशाखा बनाम राजस्थान सरकार। तो इस केस में होता ये है कि 1992 की ये घटना है। राजस्थान के जयपुर के पास एक भतेही गांव में भंवरी देवी नाम की एक महिला थी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो उनका काम था कि जो भी वहाँ पर बाल विवाह हो रहे हैं या अदर जो ऐसी कुरीतियाँ, जो ऐसे वर्क्स हो रहे हैं जो इलीगल हैं, तो उनकी वो उनका कंप्लेन करना था उनको ग्राम पंचायत में या फिर जो भी अदर्स वहाँ से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं उनको। तो यहाँ होता ये है कि एक साल की बच्ची की शादी तय कर दी जाती है जो बाल विवाह के अंतर्गत आती है। तो इसमें भंवरी देवी इसको अपोज करती हैं। तो उनका जो अपोज करना था वो उस परिवार के लोगों को पसंद नहीं आता है, गांव वाले उनके अपोज हो जाते हैं। इसके बाद भंवरी देवी के घर पर अटैक किया जाता है, उनके साथ गैंगरेप जैसी घटना होती है। भंवरी देवी इसकी कंप्लेन करती हैं, ग्राम पंचायत से लेकर हाई कोर्ट तक कहीं भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इसके बाद 1997 में एक गैर सरकारी संस्था थी जिसने अदर संस्थाओं के साथ मिलकर विशाखा नाम से PIL दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, और जिसको हम विशाखा बनाम राजस्थान सरकार या भारत सरकार कहते हैं। तो इस केस में सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट एक विशाखा गाइडलाइंस जारी करती है। तो इसके बाद 1997 से पहले अगर यौन उत्पीड़न की जो भी घटनाएं होती थीं तो तब जो महिलाएं केस किया करती थीं तो वो IPC की धारा 354 और IPC की धारा 509 के तहत किया करती थी। पर 1997 में जब विशाखा गाइडलाइंस आ जाती हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये मैंडेटरी कर देता है कि जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं या फिर जो भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक में हो या प्राइवेट हो या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये इन सभी के लिए कंपलसरी कर दिया जाता है कि अगर 10 से ज़्यादा महिलाएं वहाँ हैं तो वहाँ एक ICC होगा, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए 50,000 का जुर्माना होगा और ये कंपलसरी है। और अगर इसकी कंप्लेंट होती है कि वहाँ इस तरह की कमेटी नहीं बनाई गई है, ठीक है, तो इसमें होता है, कमेटी में ये होता है कि अगर कोई भी महिला जो वहाँ पर वर्किंग में है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है विदिन 3 मंथ्स, और इसके बाद 90 डेज में कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करना होता है। अगर कोई लेडीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्कूल कॉलेज में या कंपनी में जाती है एज ए विजिटर के तौर पर जाती है, तब भी उसकी प्रॉब्लम को वहाँ सुना जाएगा। उसके साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वो अगर वहाँ कंप्लेन करती है तो भी उसकी सुनवाई वहाँ होगी। तो इसके बाद 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आ जाती हैं जो कंपलसरी कर दी गई। इस विशाखा गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे दिशा निर्देश बताए थे, कुछ ऐसी बातें बताई थी कि जो हैरेसमेंट के अंतर्गत आती हैं। जैसे ऐसा कोई भी अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, शब्द या कोई ऐसी पहल जो यौन प्रकृति के अंतर्गत आती हो, उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि यानी कि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स लॉ हैं उसका एक रेफरेंस लिया था, जिसका नाम है द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये जो एक कन्वेंशन था, इसका रेफरेंस उन्होंने लिया था। इसके बाद 2010 में एक विधेयक लाया जाता है भारतीय संसद में, और 2012 में राष्ट्रपति के द्वारा उसे मंजूरी दे दी जाती है। विशाखा गाइडलाइंस के को ही फॉलो करता है ये विधेयक भी। 2013 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसके तहत जो भी विशाखा गाइडलाइंस की बातें थीं, जो भी दिशा निर्देश थे, उनको फोर्सफुली और भी ज़्यादा फोर्सफुली अप्लाई करने की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट जो था इस केस में ये डिसीज़न देते हैं, उनका ये मानना था कि ये जो एक्ट है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। 14 जो है वो ये कहता है कि विधि की समानता है, विधि के समान, यानी कि जो भी कानून है हमारे देश का उसमें महिलाएं और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं। बट वर्किंग प्लेस पर अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो यहाँ वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन है। 15 ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग इनके आधार पर, जन्म स्थान इनके आधार पर कोई भी भेदभाव
नहीं किया जाएगा। बट यहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव की बात होती है तो ये आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन माना जाता है। कुछ केसेस में ये भी बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 19 जो राइट टू लिबर्टी की बात करता है, तो ये आर्टिकल 19 के क्लॉज 1G का भी उल्लंघन है। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों आर्टिकल्स के उल्लंघन की बात होती है। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है, ठीक है, राइट टू लाइफ में जब मेनका गांधी का केस हुआ था तो उसमें एक बात कही गई थी कि जो भी व्यक्ति है वो अपना जीवन सम्मानपूर्वक जीने की बात जी सकता है। तो यहाँ पर उसके जीने की जो स्वतंत्रता, सम्मानपूर्ण जीने की जो स्वतंत्रता है, राइट टू लाइफ है, उसका भी उल्लंघन यहाँ माना जाता है। तो आज हमने बात की विशाखा बनाम राजस्थान सरकार केस के बारे में। थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन हमने इसके बारे में किया। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।